एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात किया था। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोगों ने समझा था और हमने उस पर बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। हमने मेंस लेवल पे क्वेश्चन किए थे, हमने एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन देखा था और हमने अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो अब इस इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको सीधे से ठीक तरीके से आपको चीज़ों को बस थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। बाकी आप इसमें मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, एडजॉइंट, यही ट्रांसपोज, यही अगर आपसे निकालते आता है तो आप मैट्रिक्स मतलब आप खेल जाएंगे। डिटर्मिनेंट आपको खोलते आता है तो खेल जाएंगे मैट्रिक्स में आप। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप उसको जाके फॉलो कीजिए, है ना। आप हमारे उसको लाइक कीजिए, हमारे पेजेस को। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाके हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, न्यू एरा कोचिंग करके है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को कर सकते हैं और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो डेली आपको वीडियोस मिलते आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और थोड़ा सा वीडियोस को लाइक किया करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और अच्छा कंटेंट देने के लिए, है ना। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग थोड़ा सा लाइक किया करिए। ठीक है, और क्योंकि इससे मोटिवेशन बढ़ता है आप ही लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इतना तो करिए और आप लोग के लिए तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। का है मैट्रिक्स मेथड? ये देखो, दो वे से जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है समझा जाता है। एक होता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मेथड, दूसरा होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो बाय डिटर्मिनेंट मेथड हम उसमें क्रैमर्स रूल पढ़ते हैं। ठीक है, क्रैमर्स रूल्स के थ्रू उसको पढ़ते हैं, तो वो हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे जब इटसेल्फ टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो बाय मैट्रिक्स मेथड इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो देखो, इसमें मैं कुछ इक्वेशंस लेता हूं, जैसे कि मैं एज्यूम करता हूं, सपोज लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर equations B a11x plus a12y plus a13z equals to B1, a21x plus a22y plus a23z, और ये हो गया a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू B3। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इसमें मैंने 3 इक्वेशंस ली हुई हैं। और लीनियर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ठीक है, तो चलो ये इक्वेशंस हैं a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू B1, B2, B3, है ना। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ली हुई हैं। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो ये मैंने राइट हैंड साइड पे जब भी कांस्टेंट होता है इस इक्वेशन में, जब भी राइट हैंड साइड पे इन इक्वेशंस पे राइट हैंड साइड पे जब भी कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे B1, B2, B3 है, सो दैट इक्वेशन इज नोन एज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, है ना। और अगर राइट हैंड साइड पे 0 हुआ, मतलब B1, B2, B3 इक्वल्स टू 0 हुआ, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। तो अभी हम नॉन होमोजेनियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने B1, B2, B3 लिया हुआ है। B1, B2, B3 हमारे कांस्टेंट हैं, X, Y, Z हमारे वेरिएबल्स हैं, और A11, A12 ये सारे कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस के लिए है। ठीक है, दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है,
दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो चलो, तो ये बात आपके समझ में आ गई यहाँ पे। अभी हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में और अच्छे से समझ रहे हैं और अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट, मैंने तो अज्यूम कर लिया कि ये 3 इक्वेशंस हैं, है ना। और अगर हम इसके मैट्रिक्स मेथड, इसके मैट्रिक्स नोटेशन पे बात करें, क्या मैं बोला कि इसको मैं अगर उल्टा करके लिखूं, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में इस चीज को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इन मैट्रिक्स नोटेशन, मैट्रिक्स नोटेशन, है ना। अगर मैट्रिक्स नोटेशन पे बात की जाए, इन मैट्रिक्स नोटेशन दिस कैन बी रिटन लाइक दैट: A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो हैं x, y, z। इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, है ना, ऐसे ही लिखेंगे और ये कांस्टेंट हो जाएगा b1, b2, b3। देखो ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है, 3 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस मैंने लिखी हैं। तो अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया जाए, A11, A12, A13 को, अगर ये सब चीज़ों को, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमको सेम यही चीज़ मिलेगी, सेम यही चीज़ मिलेगी। जैसे कि देखो ये फर्स्ट रो का है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा A11x, A12y, A12y, A13z, ठीक है, इक्वल्स टू B1, ठीक है। तो इतना आप समझते हैं, है ना, इतना आप समझते हैं, अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो देखो इस चीज को अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे क्या लिख सकते हैं? अगर इसको कैपिटल A लिख दें, इसको कैपिटल A लिख दें और इसको कैपिटल X लिख दें और इसको कैपिटल B लिख दें, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं इस चीज को, ax इक्वल्स टू b। तो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे देखो जो ax है इक्वल्स टू b, a क्या है, पहले b की बात करते हैं। b इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, b इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। फिर x इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, x इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और फिर a की बात करें तो a इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो वही हमने इस चीज को लिखा है। तो हमको बेसिकली इसके सॉल्यूशन की बात करना है, इसके सॉल्यूशन की बात करना है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करने के लिए अगर यहाँ पे a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई हम कर दें, इधर a इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई इधर कर दें, है ना, इस पे, तो क्या होगा देखो, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर दें अगर इधर, तो हमको क्या ही मिलेगा देख लेते हैं, ठीक। प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए, दैट इज द आइडेंटिटी, है ना। तो आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। हमने प्री मल्टीप्लाई किया है ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, अगर पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब उस पर्टिकुलर जिस मैट्रिक्स के अलोंग हम कर रहे हैं तो उसके बाद जो पोस्ट मल्टीप्लाई, है ना। जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई लिखता तो हम बी के बाद मैं यहाँ पे ए इनवर्स लिखता, ठीक है। तो आई एक्स हो गया। तो किसी मैट्रिक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो हमको सेम मैट्रिक्स मिलती है, हम जानते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। इसी से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, जो भी हमको एक्स वाई जेड हमको निकालना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ए इनवर्स आ जाता है, तो जब ए इनवर्स से आया तो यहीं से स्टार्ट होती है कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। तो उसको देखते हैं कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी की। तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं, इस चीज को मिटा देता हूं। इसको भी मिटा ही देता हूं।
तो देखो कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी देखें अगर हम, कंडीशन ऑफ कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो देखो इसमें हम दो चीज को समझते हैं, इसको मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलता है ना, एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, किसमें, आपके कंसिस्टेंट सिस्टम में। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हैज नो सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और यहां पे नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन किसमें, इनकंसिस्टेंट में। तो देखो एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने बात की है कंसिस्टेंट सिस्टम में, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका मतलब ये है यहां पे कंसिस्टेंट सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पे जैसे कि इस इक्वेशन में है एक्स वाई जेड का आपको सॉल्यूशन का एक सेट मिलेगा या फिर एक से ज्यादा मिलेगा। मतलब एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक तो मिलेगा ही, या एक मिलेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन, और अगर एक से ज़्यादा मिलता है, एक से ज़्यादा आपको मिलते हैं तो दैट इज़ द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें ही आपको दो चीज़ आपकी आ जाती है ना, एक आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन और एक आ जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहीं पे आ जाता है, एक आ जाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन और फिर एक आ जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये चीज जो कंसिस्टेंट सिस्टम है इसी में यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है। मतलब कि आपको जब एक सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला वन सेट ऑफ सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ही होता है कि आपको एटलीस्ट वहां पे एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, या फिर एक से ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं कैसे ज़्यादा मिल सकता है, क्या कंडीशन होती है, हम उस पे बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पे, तो आप उनको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को आप किनारे पे लिख दें, अगर x इक्वस टू ए इनवर्स बी, क्योंकि ये सॉल्यूशन आया था, x इक्वस टू ए इनवर्स बी, है ना, x इक्वस टू ए इनवर्स। ठीक है, तो चलो, तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट, अभी हम कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये बेसिकली कंसिस्टेंट पे ही आधारित पहले पॉइंट्स होंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं मैं ऐसे आपको बता दिया हूं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में मैंने ऐसे ही बता दिया है आपको कि कंसिस्टेंट में आपको एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है और आपका इनकंसिस्टेंट में हैज नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कब ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं और कब मालूम चलता है कि क्या कैसे है, यही मैंने बोला है। तो चलो देखो, पहले हम पॉइंट्स की इसमें बात करते हैं। पहले पॉइंट की बात, जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि इफ डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल्स टू 0 देन
equation, then the equation has unique solution, unique solution, and solution is given by, and solution is given by x एज जो हमने निकाला था x इक्वस टू ए इनवर्स b, ठीक है, x इक्वस टू ए इनवर्स b है ना, और a इनवर्स वेयर a inverse equals to adjoint of a upon determinant of a. This is not mod of a, this is a determinant of a. ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि if determinant a, अगर हम उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालें not equals to 0 आया, then the equation has a unique solution, then the equation has unique solution, and solution is given by, solution फिर हम निकालेंगे कैसे, x equals to a inverse b, और a inverse को हम जानते हैं कैसे, भली भांति हमने पढ़ चुका है, adjoint of a upon determinant of a, ठीक है। तो इससे निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 हुआ, सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, इसको हटा देते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ determinant of a equals to 0, then if determinant of a equals to 0 and adjoint of a into b, adjoint of a into b is also equals to 0, then equation has infinite solution, and the equation has इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गई और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल्स टू 0 हो गया, देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इसके अगर मैं सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उस मेथड की बात करें हम, अगर मेथड की बात करें कि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो पुट z इक्वल्स टू z इक्वल्स टू के यहाँ पे रियल है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना k बिलोंग्स टू रियल। पुट z इक्वल्स टू के in any two equations, and solve the equation in the two variables x and y. x एंड y, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि आपको z इक्वल्स टू के पुट करना है, ठीक है, k इज एनी रियल नंबर, k बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशंस में करना है, उनको सॉल्व करना है, तो x और y की वैल्यू आपको मिलेगी k के फॉर्म में।
तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। k बिलोंग्स टू रियल, तो आप बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की। देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इफ determinant a equals to 0 and adjoint of a into b not equals to 0, then equation has no solution. Then equation has no solution. मतलब क्या बोला मैं, if determinant a equals to 0 and adjoint of a into b not equals to 0, then equation has no solution, then the system has no solution। ठीक है, तो चलो ये हो गया है ना। और आप ऐसे लिख सकते हैं कि then the equation has no solution, और बोल सकते हैं then the system is inconsistent, है ना, also known as inconsistent system, also known as, इसी को बोलते हैं inconsistent system, also known as inconsistent also known as inconsistent systems, है ना। मतलब कि इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इक्वेशन हमको ना मिल रहे हो तब हमको बोलने का है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हमने बात कर ली है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। कंसिस्टेंट सिस्टम में हमको यूनिक सॉल्यूशन और या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। चलो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, है ना, कुछ क्या बहुत ही सारे क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद होमोजीनियस की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।